एक दफा बता दो। ऑलराइट, तो आज हमने शुरू करना है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि बेसिकली पाइथन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सिंटेक्स क्या है, उसके अंदर यूज होने वाली लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं जो बेसिक लेवल पे हमें चाहिए। और उसके बाद हमने ये देखा कि विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है, डेटा मैनिपुलेशन की, डेटा एनालिसिस की लाइब्रेरी है। बेसिकली हमने इस पे काम किया। numpy पे हमने इतना काम नहीं किया, लेकिन numpy भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने ये सोचा कि फिलहाल एक और दिन numpy पे लगाने की बजाय हम उसको दरमियान दरमियान में यूज करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि numpy इवेंचुअली किस तरह काम करती है। तो आज से हमने ये देखना है कि स्टेटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स क्या है जो मशीन लर्निंग के अंदर इस्तेमाल होती है। और असल में जब भी कोई नई चीज डिफाइन होती है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो मैथ्स का ही होता है, मैथमेटिक्स का, स्टेटिस्टिक्स का, इन चीजों से रिलेटेड होता है। जब कंप्यूटर साइंस की बुनियाद रखी थी, उसके फंडामेंटल्स डिफाइन हुए थे, तो उसके पीछे भी मैथमेटिक्स था। तो आजकल एआई का इतना बूम चल रहा है, उसकी हाइप चल रही है, तो उसके पीछे भी फंडामेंटल्स जो है वो मैथ्स है। तो जब तक हम फंडामेंटल्स को नहीं समझेंगे, तब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली इन चीजों को लगाना कहाँ पर है। और अगर हमें कोई नई चीज बनानी पड़ती है, तो उन मैथमेटिकल चीजों को किस तरीके से थोड़ा सा तब्दील करके, अपने तरीके से ट्वीक करके, कोई नई चीज, कोई नया एल्गोरिथम किस तरह बनाया जा सकता है। आजकल इससे बहुत ज्यादा काम हो रहा है रिसर्च की दुनिया में, क्योंकि मशीन लर्निंग, एआई, असल में मशीन लर्निंग इज नॉट डिफरेंट। हम अगर ब्रॉडली उसको एआई कह दें, कि उसके जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझकर नए किस्म के एल्गोरिथम्स बनाए जाएं, दैट आर सोली फोकस ऑन जो आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके लिए। तो हम छोटे लेवल से शुरू करेंगे और जहां तक हमें चाहिए होगा वहां तक लेकर जाएंगे। लेकिन अगर कोई इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो अपने लेवल पर इसको रिसर्च कर सकता है, इसको पढ़ सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन सबका ताल्लुक मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, इसलिए ये वाला पार्ट आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में और मुश्किल नहीं होगी ज्यादा। तो जो आउटलाइन है वो फिलहाल मैंने बहुत ही ज्यादा ब्रॉड लिखी है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आज ही कवर हो जाएं। तो हम शुरू बात इससे करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम थोड़ी बहुत बात ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। फिर हम ये देखेंगे कि स्टेटिस्टिकल टाइप्स कौन सी होती हैं। जैसे हमने डेटा विजुअलाइजेशन ऑलरेडी कुछ पार्ट देख लिया हुआ है, कुछ पार्ट हम स्टेटिस्टिकल लेंस के थ्रू देखेंगे या मैथमेटिकल लेंस के थ्रू देखेंगे कि विजुअलाइजेशन किस तरह होती है। फिर आगे स्टेटिस्टिकल पार्ट का एक नया हिस्सा खुल जाता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन, बहुत सारी और चीजें हैं। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इन सब चीजों के नाम आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं, कोई नई चीज तो नहीं है यहाँ पर। अगर सुने हुए हैं तो यस, यू कैन थम्स अप, शो थम्स अप। अगर नहीं तो थम्स डाउन, या कोई भी रिएक्शन इफ यू वांट टू गिव एनी अदर। रिग्रेशन एनालिसिस नहीं पढ़ा मैंने। ओके, राजिया, व्हाट अबाउट यू? रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन का नाम सुना है सबने? नहीं। नहीं। ओके, वेल इट्स बहुत ही कॉमन चीज है और बहुत ही आसान चीज है। शायद आपने उसको किसी और रंग में देखा हो, बट रिग्रेशन जो होता है, लीनियर या लॉजिस्टिक, वो हमें छोटी, आई थिंक सो कोई बीएस की कुछ सेमेस्टर में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि हर नेचुरल साइंस के अंदर होता है कि नहीं होता, बट विल सी दैट, कोई मसले वाली बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने बहुत थोड़े पैकेजेस के नाम लिखे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथन की लाइब्रेरीज इस वक्त 1.25 लाख, 2.25 लाख तक पहुंची हुई हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ लिखी है ताकि आपको पता हो कि जरूरी नहीं है कि सारी लाइब्रेरीज का इल्म हो एक बंदे को। आप किस फील्ड से ताल्लुक रखते हो, उसमें कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल होनी है, ये मैटर करता है। एक मिनट जरा आप पॉज लो, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ।
ओके, तो यहाँ पे भी हमने सी बॉन्ड देख ली है। दिस इज फॉर दानिया, किसके लिए इस्तेमाल होती है सी बॉन्ड? मेरी आवाज आ रही है दानिया? अच्छा राजी, आप बता दो सी बॉन्ड किसके लिए इस्तेमाल होती है? डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। ओके मैमूना, पांडस किसके लिए इस्तेमाल होता है? इसके थ्रू हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, जैसे हम फाइल वगैरह रीड कर रहे थे जैसे, और टोटली हम क्या कहते हैं इसको कि डेटा। डाटा मैन्यू, अगर हम फॉर एग्जांपल हमने डाटा को एनालाइज करना है किसी भी तरीके से, या उसको इंपोर्ट कराना है सीएसवी फाइल या फिर इस तरह से, उसके लिए हम पांडा यूज करें। एग्जैक्टली, तो बस डेटा एनालिसिस या डेटा मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नमपाई फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मैटप्लॉटलिब भी हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। साइकिट लर्न का अभी तक हमने नहीं देखा। ये बेसिकली मशीन लर्निंग की जितनी भी चीजें हमने निकालनी है हम साइकिट लर्न से निकालेंगे। तो आपको ये खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पर मैंने जो 5 लिखी हुई है उसमें से आपको 4 का इल्म है, अभी एक का आपको कुछ इल्म नहीं है कि उसके साथ क्या करना है। तो इंशाल्लाह हम वो भी देख लेंगे। अब जहां तक बात हो जाती है स्टेटिस्टिक्स की, तो आप लोग मुझे ये पहले बता दो कि स्टेटिस्टिक का कोर्स सबने लिया हुआ है ऑलरेडी इंडिविजुअल लेवल पर? यानी कि ये नहीं कि वो एक मैथ्स का ही कोर्स था लेकिन उसके अंदर स्टेटिस्टिक का एक आध टॉपिक आ गया था, इस तरह नहीं, स्टेटिस्टिक्स का ही कोर्स था और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की चीजें पढ़ी थी। ओके फिजिक्स, फिजिक्स में एक था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कोर्स था। but I think so statistical mechanics is not exactly reading about theoretical statistics, I guess, but maybe तो it's फिर somehow नहीं, related to that. Yeah. उसके अलावा नहीं फिर लिया। ओके, अभी ये डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद पढ़ सकते हो। लेकिन बात ये है कि कोई भी चीज की डेफिनेशन, किसी भी फील्ड की डेफिनेशन होती है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, चाहे वो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन है, चाहे वो फिजिक्स की डेफिनेशन है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन है, उस एक टॉपिक की डेफिनेशन अगर आपको शुरू में ही पढ़ा दी जाए तो आपको समझ कुछ भी नहीं आएगी कि भाई डेफिनेशन में लिखा क्या हुआ, अनलेस और अनटिल आप वो कोर्स मुकम्मल करो। यूजुअली क्या होता है, 6 महीने का कोर्स होता है। सेमेस्टर जो है उसमें 4 महीने पढ़ते हैं, बाकी कुछ हिस्सा एग्जाम में चला जाता है, कुछ हिस्सा कहीं और चला जाता है। तो 4 महीने आप एक फील्ड को पढ़ो, उसके बाद डेफिनेशन को दोबारा जाके देखो कि आपने जो पढ़ा है क्या वो डेफिनेशन को अब आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर महमूना के अलावा सबने स्टेटिस्टिक्स का कोर्स लिया हुआ इंडिविजुअली, तो वो उनको साल हो गया, 1.5 साल हो गया, जितने भी साल हो गए पढ़े हुए, बट दे कैन रिलेट टू दिस डेफिनेशन। और अगर महमूना आपने अभी तक स्टेटिस्टिक्स का एक बिल्कुल अलग कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, तो यू कैन लुक इनटू दिस डेफिनेशन, और जब हम चीजें कुछ कर गुजरेंगे तो आप इस डेफिनेशन को दोबारा आके देखना और फिर आप अपने आप से सवाल पूछना क्या मुझे समझ में आएगी डेफिनेशन। और अगर आपको पढ़ने के बाद, वो कोर्स लेने के बाद वो डेफिनेशन समझ में आ जाती है, इसका मतलब है कि वो आपने कुछ सीख लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने डेटा कलेक्ट करना होता है, उसको क्लासीफाई करना होता है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि वो इंटरप्रेट हो जाए और इसके ऊपर मजीद एनालिसिस हो सके। ये सारा काम स्टेटिस्टिक्स में होता है। अब आप लोग ये कहोगे कि ये सारा काम तो हम डेटा एनालिसिस में करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर मजीद हम उसको लेबल दे रहे होते हैं, फिर हम उसकी ग्राफ बनाते हैं, तभी हमने किया, उस ग्राफ को हम अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और फिर आगे एनालिसिस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, उस सब के बीच में स्टैटिस्टिक्स जो है वो एम्बेड हुई हुई है। ठीक है, जिस तरीके से जो हमारी रोटी है वो हम हर एक सालन के साथ खा सकते हैं, तो रोटी एम्बेड हुई हुई है। या आलू है, आलू है जो सब्जी है, जो कि हर सब्जी के साथ जाके जुड़ जाती है और हमें एक कोई नई सब्जी मिल जाती है तो हम बोर नहीं होते। आलू गोभी हो गया, आलू बैंगन हो गया, आलू मटर हो गया, आलू गाजर हो गया, आलू शलजम हो गया, आलू कीमा हो गया,
आलू गोश्त हो गया एक्सेट्रा। खैर मैंने मेरा कोई होटल नहीं है जहाँ पे आप लोग अब सुन के कहो कि उन 2 प्लेट आलू गोश्त दी हो जाए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि स्टेटिस्टिक और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पहले भी मैंने आपको कहा है कि वो इम्बेड हुए हैं हर एक चीज के अंदर, चाहे वो एआई हो या कोई और फील्ड हो। सो आपने क्या करना है, आपका काम ये है कि आपने ये डेफिनेशन, जरूरी नहीं है ये डेफिनेशन हो, कोई भी डेफिनेशन आप इंटरनेट से ले लो क्योंकि गूगल से ही उठाई हुई चीज है ये। कोर स्टेटिस्टिक्स का खत्म होगा 1 हफ्ते में ऑलमोस्ट, हम 1 हफ्ते में थोड़ा सा काम करेंगे इसके ऊपर। 1 हफ्ते बाद यू हैव टू लुक बैक इनटू दिस डेफिनेशन और ये सोचना है और ये सवाल करना है अपने आप से, क्या मुझे ये डेफिनेशन समझ में आ रही है, क्या मैंने ये काम किया है इतने से अरसे में। और फिर आपने मुझे 1 हफ्ते बाद ऑडियो मैसेज में बताना है कि क्या बना। तो मैंने टाइमर को नहीं शुरू कराना, ठीक है। और ये मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि स्टेटिस्टिक्स हर जगह है। ये हम पहले भी देख चुके हुए हैं। स्टेटिस्टिक्स नहीं, मैथमेटिक्स हर जगह है। अगर मैथ्स है तो ऑब्वियसली स्टेटिस्टिक्स में सब सबसेट, तो वो भी हर जगह ही होगा कि हम उसको किस तरह देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं वेरिएबल टाइप से, जो हमने पहले बात हमने देखा था, हमारा पहला बुलेट पॉइंट था डेटा स्ट्रक्चर का। अब आप लोग मुझे ये बताओ, I will ask one by one. Dani, are you here? Yes. Okay, so वेरिएबल टाइप्स कितनी होती हैं हमारे पास मैथ के अंदर या स्टैटिस्टिक्स के अंदर? इंटीजर वगैरह जो हाँ, फ्लोट। ब्रॉडली आपने बताना है, स्पेसिफाई नहीं इतना करना कि इंटीजर अलग होते हैं होल नंबर अलग होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ब्रॉडली अगर देखा जाए तो नेचुरल वेरिएबल नंबर। सॉरी। नेचुरल नंबर्स। और कोई नमूना राजा आप में से कोई? discrete variables और continuous variables। एग्जैक्टली जब मैंने ब्रॉड की बात करनी है तो हमें ये देखना है कि एक तो क्वालिटेटिव आ जाते हैं और एक क्वांटिटेटिव आ जाता है। यानी कि एक हमारे पास उसको आम जुबान में हम कहते हैं न्यूमेरिकल और एक है कैटेगोरिकल। ये सबसे मोटी डिफरेंशिएशन है जब भी हमने वेरिएबल की टाइप बतानी होती है। छोटे ही जमात से लेकर अब तक हम ये देखते आ रहे हैं कि 2 किस्म के वेरिएबल होते हैं। एक जिसको हम न्यूमेरिकल वेरिएबल कहते हैं, जिसको गिनती शुमार करते हैं। एक वो जो गिनती में नहीं होता, जो अंग्रेजी में लिखा होता है, उसको हम कैटेगोरिकल कहते हैं। और इसके जो फैंसी नाम है या हम इसको थ्योरेटिकल नाम कहते हैं, क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। अब न्यूमेरिकल की आगे डिवीजन जो है वो जिस तरह अभी राजे ने कहा था डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तो राजे ने स्टेप 2 पर बताया कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होता है। राजे इसमें डिफरेंस भी बता दो, हाउ वी कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट कि ये नंबर जो है वो डिस्क्रीट है और ये नंबर कंटिन्यूअस है। जो डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं वो एक कोई स्पेसिफिक नंबर होता है, जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली कोई इंटीजर की बात करी, कॉन्टिन्यूस यानी हमें एक रेंज दी होती है। ओके, तो जैसे अगर मैं कहूँ, डिस्क्रीट में ये हाँ होता जी, है कि स्टेप वाइज हम चलते हैं, जैसे 1 है 2 है, और कंटिन्यूस में उसके इन बिटवीन वैल्यूज भी आ सकती हैं, यानी कोई भी रेंज के अंदर से कोई भी वैल्यू हम उठा सकते हैं। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि एज क्या है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूस है। लॉक कर दूं? जी। एग्जैक्टली exactly. एज जो है वो, वैसे इस पे बहस बहुत ज्यादा होती है कि एज डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, बट इट्स लाइक एक बंदा कहे कि मैं 25 साल का हूँ और वो आगे से कहता है कि 25 साल 2 महीने, ठीक है। फिर 2 महीने के बाद हम एक और नंबर भी लेकर आ सकते हैं, 25 साल 2 महीने 4 हफ्ते। 4 हफ्ते तो वैसे महीना बन जाता है, 3 हफ्ते कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज फिर से
सो ये नंबर जो है वो चलता चला जाता है। अब इसका एक सिंपल सा रूल है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के दरमियान डिफरेंस कैसे बता सकते हैं। तो वो ये होता है कि अगर हम स्पेसिफिकली ये बताते हैं ना कि हाउ मेनी का जवाब हम देते हैं, हाउ मेनी एप्पल्स आर इन द बास्केट, हाउ मेनी ईयर्स, आगे कोई भी सवाल हो, तो वो हमारा डिस्क्रीट में आता है जब हाउ मेनी का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड आंसर होता है। बट ऑन दी अदर हैंड बाकी सारे कंटिन्यूअस होते हैं। और क्वालिटेटिव में हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक नॉमिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। इसका हम पहले भी आई थिंक सो जिक्र कर चुके हुए हैं। यहाँ पर जिक्र किया है आप लोगों के साथ, ये वर्कशॉप पे जिक्र किया था, मुझे अब से याद नहीं है। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस होता है, एनीबॉडी? ओके, नॉमिनल जब हम कैटेगोरिकल की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की कैटेगरी आ जाती है। एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो नॉमिनल होता है। वो इसमें ऑर्डर मैटर करता है, वो ऑर्डिनल होता है। जैसे कि फिलहाल क्लास में 5 लोग हैं, ठीक है। अब उन 5 का नाम अगर लिखा जाए तो वो ऑब्वियसली कैटेगोरिकल वेरिएबल है, लेकिन उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कोई भी। फिलहाल फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम कहते हैं कि नॉमिनल चीजें हम होने की 22 हम नाम जो है वो रेंडमली आगे पीछे करके लिख सकते हैं। या क्लास में 5 लोग हैं, वो रेंडमली आके कहीं भी बैठ गए हैं, तो वो नॉमिनल है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये कहते हैं कि भाई ए वाला बंदा आगे आगे बैठ जाए, बी वाला पीछे जाके बैठ जाए, सी वाला उसके पीछे जाके बैठ जाए, सो फोर्थ एंड सो ऑन, तो हमने उसको ऑर्डर में कर दिया। यहां तक समझ में आ गया? ओके, नॉमिनल में भी फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती है हमारे पास कि बाय नॉमिनल है या मल्टी नॉमिनल है। बाय नॉमिनल से मुराद ये है कि यस और नो, ठीक है, दो ही हमारे पास ऑप्शन है, या तो यस है या नो है, और यस और नो में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी पहले आ सकता है। मेल और फीमेल में कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी पहले आ सकता है। और एक मल्टी नॉमिनल होता है जिसमें अभी हमने बात की थी कि 10 लोग हैं क्लास में, तो इस तरह हम कर सकते हैं काम। नाउ इट्स योर एक्सरसाइज। अपना पेन और पेपर आपने रखा होगा, आपने मंथ, डे, लोकेशन, स्टेशन आईडी और टेम्परेचर का लिखना है कि ये 5 के 5 कौन से वेरिएबल हैं। और फिर मैंने अभी पूछना है आप में से किसी से भी कि वो बताए मंथ कौन से वेरिएबल की टाइप है, डे कौन से वेरिएबल की टाइप है, सो फोर्थ टिल टेम्परेचर ये कौन सा वेरिएबल आपके पास है। दानिया लोकेशन कौन सा है, कौन सी टाइप है वेरिएबल की? या तो मेरी आवाज नहीं जा रही या उनके एंड पे कोई मसला है। जिसने भी सॉर्ट आउट कर लिया है वो बता दे। राजी आप बता दो। कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल के अंदर नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है? हम्म, ऑर्डर इसके अंदर है कोई लोकेशन में? नहीं, नॉमिनल। पक्की बात है? जी। सब राजी हैं राजियों के साथ कि ये नॉमिनल है? अच्छा ठीक है। आप सबने इसका लिख लिया होगा, सब बताओ। ममूना आप शुरू करो, मन से लेकर टेम्परेचर तक सबसे पूछते हैं बारी बारी।
मंथ, अच्छा ये इसका ये कैटेगोरिकली बताना है सॉरी ओवरऑल बताना है इसका। कैटेगोरिकल, ये तो फिर बच्चों वाली बात होगी ना कि ये कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है, वो तो दिख रहा है मुझे सामने। ये बताना है कि ये नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है, ये कंटिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट है। ये 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है इसमें, उन चारों में से बताना। ओके, ये मंथ, डे नॉमिनल है, मंथ तो मंथ नॉमिनल आ गए। मंथ भी नॉमिनल है, नहीं डे ऑर्डिनल है, सॉरी इसमें ऑर्डर मैटर करता है। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास नॉमिनल हो सकता है। आईटी है तो वो भी नॉमिनल हो सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू है, स्पेसिफाइड है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि रैंडमली हो या हमारे पास। हो गए पूरे। लोकेशन, अच्छा लोकेशन रहती है, सारे लोकेशन में भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये ऑर्डिनल है। अभी तक सारे नॉमिनल और ऑर्डिनल हैं, कंटिन्यूअस कोई भी नहीं है, ना डिस्क्रीट है कोई। तो यही तो पूछा था मैंने। मैंने आपको यही तो बताया था कि या तो आपने ये बताना है ये कंटिन्यूअस है, ये डिस्क्रीट है, ये ओके, नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है। डे बट डे हमारे पास फिर हीट है, टेम्परेचर कॉन्टिन्यूस है। ओके, आपने लिखा होगा अपने पास कहीं पे, अभी बाकी सब ने लिख लिए इसके टाइप्स को, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले रहा है इस पे। मुझे लग रहा था कि सब बोलेंगे जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से मंथ जो है नॉमिनल है, डे जो है ऑर्डिनल है, और लोकेशन जो है वो डिस्क्रीट है, और टेम्परेचर कंटिन्यूस है। आई डोंट नो, आई वाज रॉन्ग और नॉट, बट मेरे ख्याल से ये है। अच्छा, लोकेशन डिस्क्रीट कैसे हो सकती है? लोकेशन तो कैटेगोरिकल के अंदर है भाई। मंथ जो है वो ऑर्डिनल है, नॉमिनल वो हो नहीं सकते। जनवरी ने पहले ही आना है, फरवरी ने बाद में आना है। फरवरी पहले तो आ नहीं सकता, जनवरी बाद में नहीं आ सकता। डे है, हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट आ गया। लोकेशन और स्टेशन आईडी, स्टेशन आईडी नॉमिनल कैसे है? अह कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि यार ये ऑर्डिनल है, क्योंकि हर एक का जो पोस्टल कोड है वो डिपेंड करता है कि जैसे फैसलाबाद का पोस्टल कोड इसका होगा, फैसलाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगह है, उसका पोस्टल कोड होता है। तो आपको नहीं पता कि पहली कौन सी जगह आएगी, दूसरी कौन सी जगह आएगी, क्योंकि डिफरेंट वेज हैं उन जगहों को पहुंचने के लिए। तो इसलिए वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो नॉमिनल है। और टेम्परेचर ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है। इस पर हमें सिर्फ 2 मिनट लगाने चाहिए थे, और हमने इसमें पता नहीं कितनी देर लगा रहे हैं। एनीवेज, सबको क्लियर हो गए? स्टेशन स्टेशन आईडी तो एक नंबर नहीं होता, तो वो न्यूमेरिकल नहीं होगा? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर लोग यही समझते हैं कि जो भी पोस्टल कोड है या स्टेशन आईडी है वो तो एक नंबर है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो नंबर है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। क्या वो नंबर, 2 नंबर को जमा करके जो तीसरा नंबर निकलेगा, क्या उसकी सेंस बनती है? अगर बनती है तो फिर हम उसको एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करके आगे चल सकते हैं। ठीक है। आपके घर का नंबर है 11, लेट्स से, और सड़क का नंबर है 14, या फिर अगले घर का नंबर है 12, तो 11 और 12 को जमा करके क्या अगले नंबर की जो आएगा उसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं? वैसे ये तो अलग सी बात हो गई है। पोस्टल कोड इस्लामाबाद के H12 सेक्टर का ले लिया, पोस्टल कोड हमने आगे से I8 का ले लिया, वो नंबर ही है 44400। एक है 44488। उन दोनों को जमा किया तो उसको क्या कोई निकलेगा? मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो जो नंबर है वो असल में न्यूमेरिकल चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्लासिफाई कर दिया उन्होंने कि यार ये जगह का नंबर ये है, जो भी वो, मुझे नहीं पता कि पोस्टल कोड के पीछे साइंस क्या है। बट ये अच्छा सवाल यहाँ पर उठा है। इसके अंदर हम कभी कोई बात कर सकते हैं कि पोस्टल कोड किस तरह बनते हैं, कैसे डिफाइन होता है।
तो जब ये चीज हो, कभी भी कहीं पे भी आपको कोई नंबर नजर आए, तो आप पहले आपने यही सवाल करना है उसको न्यूमेरिकल तस्लीम करने से पहले कि क्या उस नंबर के साथ न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें वही मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके। और दूसरी बात, स्टेशन आईडी के आगे USW भी लिखा हुआ है, तो अगर ये नंबर ही होते तो हम ये वाली बात करते कि हाँ ये न्यूमेरिकल है या नहीं है। जब उन्होंने न्यूमेरिकल और कोई साथ में स्ट्रिंग्स लगा दी, तो इसका मतलब है कि वो सीधा सीधा कैटेगोरिकल में चला गया। ठीक है। जी। अच्छा जी, अभी तक हमने तो देख लिया था कि जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर के लिहाज से, वो कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं। अगर हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स जो हमारे पास विजुअलाइजेशन के थ्रू आती हैं वो कौन सी हैं। एक हमारे पास होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा, आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। एक होता है टाइम सीरीज का डेटा। अभी भी डेटा टाइप्स के अंदर ही आ रहा होता है कि डेटा टाइप हमारी जो डेटा है वो किस तरह का है, एक टाइम पर लिया गया डेटा है या फिर एक ऐसा डेटा है जो कि एक सर्टेन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल डेटा फिजिक्स में काफी जगहों पर लिखा होता है, या और भी बहुत सारी किताबों में लिखा होता है कि ये क्रॉस सेक्शनल इमेज है। एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल। पाइप की तस्वीर होती है या किसी और चीज की तस्वीर होती है, इसको लिखा होता है क्रॉस सेक्शनल तस्वीर है। अगर कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे। पढ़ी है ना सबने क्रॉस सेक्शनल, कहीं लिखी होती है। फिजिक्स में मुझे याद आ रहा है, बायो वगैरह में मुझे इतना याद नहीं आ रहा। पाइप की क्रॉस तस्वीर सेक्शनल एरिया, या क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात उसका क्या मतलब होता है। यानी एक ही टाइम पे जब हम डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। करते हैं। नहीं, हम्म। ये सिंपल एरिया को कहते हैं। सिंपल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि सिंपल एरिया। क्रॉस सेक्शनल जब भी आपको क्रॉस कहीं भी, सेक्शनल जहां पर भी आपको नजर आएगी ना क्रॉस सेक्शनल, वहां पर स्लाइस डाउन होके कोई चीज नजर आ रही होगी। एक सैंडविच है, उसके बारे में हमने स्टडी करना है कि सैंडविच में चीज डली हुई है, टमाटर डला हुआ है, सलाद डला हुआ है, सलाद का पत्ता डला हुआ है, चिकन का पीस डला हुआ है। उसको हमने क्रॉस सेक्शनल करके जब देखना है, तो मैंने बीच में से काट के उसका एक साइड जो है खुली हुई वो आपकी तरफ कर देनी है कि अब मुझे बताओ कि क्या दिख रहा है। वो होता है क्रॉस सेक्शनल। हमने स्नैपशॉट ले लिया है उसके अंदर डिटेल्स का, दैट कुड बी के आप उसको देख सको कि भाई उसके अंदर क्या चीज है। ठीक है। तो वो क्रॉस सेक्शनल जो होता है वो असल में ये होता है कि एक सर्टेन पॉइंट पर जब आप खड़े होकर चीज को देख रहे होते हैं। ठीक है। अभी तक हमारे पास डेटा हमने देखे हैं, उसमें हमने दोनों किस्म के डेटा स्टडी किए हैं। अभी तक हमने सी बोर्न डेटा उठाया है, आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के डेटा डाउनलोड किए हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपने क्रॉस सेक्शनल डेटा के ऊपर भी काम करके देख लिया है और टाइम सीरीज के ऊपर भी काम करके देख लिया। क्रॉस सेक्शनल कौन सा होता है जो हमने एक पॉइंट पे देखा है, जैसे नीचे मैंने आपको एक ग्राफ की एग्जांपल दी हुई है कि इधर एज का ग्राफ बना हुआ है, बार चार्ट बना हुआ है कि कितने लोग एल्डर हैं एक कमरे में। फॉर एग्जांपल हमने कुछ बंदे बैठा दिए हैं जो शनाख्ती कार्ड बनवाने आए हैं। ठीक है। उनमें से कितने बंदे एल्डर हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने शनाख्ती कार्ड, वैसे किड तो बनवाने नहीं आते बट आई डोंट नो स्मार्ट कार्ड उनका बनता है कि नहीं बनता, बट लेट्स अस्यूम कि ये है। और यंग, इनके पास है ये वाली चीज है। तो वो हमने एक जगह पर एक टाइम में ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और उनको बना दी है, एक चार्ट के थ्रू विजुअलाइज कर दिया है। तो वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। बट ऑन दी अदर हैंड, उसी ऑफिस में खड़े होकर मैं 3 साल का डेटा इकट्ठा कर लूँ और उसके ऊपर ये चार्ट बनाऊं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये टाइम सीरीज का डेटा है। मैंने डिफरेंट औकात में टाइम के डिफरेंट मैयर्स के ऊपर पॉइंट्स लेकर ग्राफ बनाया है। हमने टिप्स का डेटा स्टडी किया था, उसके अंदर आ रहा था कि सैटरडे को ये इतने लोग आते हैं, संडे को इतने लोग आते हैं, थर्सडे को इतने आते हैं, फ्राइडे को इतने आते हैं।
तो वो टाइम सीरीज था। हमने टाइम को देखा कि एक दिन में इतने लोग हैं, एक दिन में इतने लोग हैं, तो हम उसके ऊपर एक लाइन चार्ट बनाकर भी देख सकते थे कि लाइन की क्या फ्लक्चुएशन हो रही है। बट अगर हम ये देखते हैं कि जुम्मे के दिन ही हमारे पास औरतें ज्यादा आ रही हैं कि मर्द ज्यादा आ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल होता है। इट्स क्लियर और नॉट? ओके। फिर एक दूसरी टाइप होती है डेटा की, एक होती है यूनिवेरिएट, एक होता है मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है और उसका हम स्टडी करना चाहते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। बिरयानी खाने से, कितनी बिरयानी की प्लेटें खाने से मेरा वजन बढ़ेगा, ठीक है? ये एक वेरिएबल है, एक ही डिपेंडेंट है और एक ही इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या है कि भाई मेरा, डिपेंडेंट क्या है कि मेरा वजन बढ़ेगा, और इंडिपेंडेंट क्या है कि बिरयानी की प्लेटें कितनी, तो वो यूनिवेरिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने उसी के साथ कोका कोला भी ऐड कर दिया कि मैंने बिरयानी भी खानी है और कोका कोला भी पीनी है, और फिर देखना है कि मेरा वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो ये मेरे पास मल्टी वेरिएट हो गया। जब हमने दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करना है और उसका असर देखना है, तो वो मल्टी वेरिएट होगा। ज्यादातर मल्टी वेरिएट का डेटा हमारे पास होता है, बट हम यूनिवेरिएट से शुरू करके बाई वेरिएट की तरफ जाते हैं, फिर बाई से मल्टी की तरफ चले जाते हैं। बाई वेरिएट क्या होगा? इस एग्जांपल में जो बिरयानी की और कोका कोला की दी है, इसमें बाय की कोई एग्जांपल दे दे और मल्टी की कोई एग्जांपल दे दे। और सो गए हो सारे, हाथ हिलाओ। बाय वेरिएंट में तो दो वेरिएबल्स होंगे, मल्टी में ज्यादा। जैसे बिरयानी और कोक ली है तो बाय वेरिएंट अगर उसमें साथ रायता ऐड कर लें। बाय में रायता ऐड करेंगे कि मल्टी में रायता ऐड करेंगे? मल्टी में। तो रायता ऐड हो गया, मुझे मिल जाएगा फिर आज खाना? मुझे ओ, मिल जाएगा, मैं आपको भी दे दूंगी। चलो ये अच्छी बात है, शेयरिंग इज केयरिंग। आई विल वेट। ऑलराइट, सबको क्लियर हो गया? देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने सिंपल ये देखा है कि डेटा स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के हवाले से क्या है, और डेटा डेटा टाइप्स के हवाले से किस तरह डिफाइन हुआ है। यहाँ तक होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया, और आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके भी देख लिया हुआ है कि आपने किसकी मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स देख लिए हैं डेटा के अंदर। हमने टाइटैनिक का डेटा सेट देखा हुआ है, टिप का देखा हुआ है, और भी दो तीन डेटा सेट देखे हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के हमने वेरिएबल चेक कर लिए हैं। हमने क्रॉस सेक्शनल डेटा भी देख लिया है, हमने टाइम सीरीज वाला डेटा भी देख लिया हुआ है, और हमने ये भी देख लिया है कि वेरिएबल जो है वो एक का हमने असर देखना है, दो का असर देखना है, तीन का देखना है, तो हम किस तरह देख सकते हैं वो। ह्यू की जब हम कमांड लगाते हैं और ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टी असल में वेरिएबल की तरफ जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये बता दे कोई कि स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स किसी को पता है? डेटा टाइप्स की तरह यहाँ पर तो नहीं है कोई मसला। स्टैटिस्टिक्स की कितनी टाइप है, सब सेक्शंस कितने स्टैटिस्टिक्स के ब्रॉडली? अगेन, दो। कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। गुड। मेमोना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का कुछ आइडिया है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हम मीडियन वगैरह और मॉड वगैरह, मीन वेरिएंस वगैरह, हाँ ये चीज पढ़ते थे। आई डोंट नो आप वो किस कैटेगरी में आती हैं। ये डिस्क्रिप्टिव में ही मैंने सब। आती है। ओके। Okay, Dania, what about you? You have an idea about descriptive and inferential statistics? मेरे ख्याल से जब हम किसी सैंपल की जो है वो पॉपुलेशन वगैरह या
डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो वो वाली डिस्क्रिप्टिव होती है। हाँ हाँ, डिस्क्राइब कर रहे होते तो डिस्क्रिप्टिव होती है, दैट्स वेरी शार्प, एग्जैक्टली। लेकिन आपने सैंपल भी साथ ही बोल दिया, पॉपुलेशन भी साथ ही बोल दी है। तो जब हम सैंपल की डिस्कस कर रहे होते हैं या पॉपुलेशन की डिस्कस कर रहे होते हैं, दैट्स अ वेरी एग्जाम्पल या पॉपुलेशन के डेटा को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ठीक है यार, वो डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है जब हमने उसको डिस्क्राइब करना है, जब हमने उसमें से कोई इन्फर करना है, यानी कि उसमें से हमने प्रिडिक्ट करने बैठ जाना है, तो वो फिर इन्फ्रेंशियल आ जाता है। गुड, सबको कुछ ना कुछ आइडिया है सबको, अच्छी बात है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है कि हम प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और समराइज करते हैं डेटा को। उसमें से हमने सिर्फ डेटा हमारे पास आ गया, हमें उसको डिस्क्राइब करना है। जब हमें डिस्क्राइब करने वाला काम करना है तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर है। और अभी तक हमने जितना भी काम देखा है, टिप्स का डेटा देख लिया, टाइटैनिक का देख लिया, या कोई और डेटा देख लिया, तो हमने अभी तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही किया उसके ऊपर, क्योंकि हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। हमने जो चीज ऑलरेडी डेटा के अंदर है उसी को निकाल कर सामने बता रहे हैं कि इतने लोग इस दिन आए थे, एवरेज ये है, या फिर स्क्यूड है डेटा, नॉर्मल नहीं है। तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव में आती हैं। जब हमने सिर्फ डेटा को खोल कर बताना है कि भाई डेटा के अंदर ये चीजें हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव है। जब हमने वो डेटा को उठाकर इन्फर करना है, कुछ इन्फर करने से यहाँ पे क्या मुराद है कि उसमें से कंक्लूजन्स निकालने बैठ जाना है अबाउट पॉपुलेशन, या प्रिडिक्शन करनी है, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है वो। यानी कि अगर कोई इसकी एग्जांपल खुद से देना चाहे दैट वुड बी ग्रेट, अदरवाइज मैंने तो एग्जांपल देनी ही है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की कोई एग्जांपल देना चाहे तो रियल लाइफ से। अब ये इसमें जो हमने टिप्स वाला किया था उसमें एंड पे हमने कंक्लूजन ही तो ड्रॉ किया था कि संडे को लोग ज्यादा आ रहे हैं या दोपहर के टाइम में ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर टिप्स ज्यादा होने की वजह से हम इन्फर ही तो कर रहे थे डाटा, तो वो उसी में नहीं आ जाता। हम्म अभी यहाँ पे लिखे हुए अबाउट अ पॉपुलेशन, ठीक है। वो जो डेटा था वो सैंपल डेटा था, वो जो टिप का डेटा था, उसमें एक रेस्टोरेंट के 200 आई थिंक सो सैंपल थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका साइज कितना था। लेकिन उन रेस्टोरेंट वालों ने आपको हायर किया कि भाई ये मेरा पिछले महीने का डेटा है, सिर्फ पिछले महीने का डेटा है, इसमें से हमें कंक्लूजन निकाल के देने हैं तुमने पॉपुलेशन के हवाले से। हमने सिर्फ डिस्क्राइब किया था कि भाई संडे को ज्यादा आते हैं, हमने ये नहीं आगे से कहा था कि अगले संडे को भी ज्यादा आएंगे। हाँ, हमने ये प्रिडिक्शन जरूर की थी, हमने उसको राय जरूर दी थी कि संडे को जाकर टेबल ज्यादा लगा लो, तो इस तरह की चीजें होंगी, ये इन्फर में जरूर आएगा। बट आपने ये ध्यान में रखना है कि क्या वो इन्फ्रेंस पॉपुलेशन के बारे में हो रहा है या सैंपल के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। मोनाल जो रेस्टोरेंट है उसका, वो कितने साल से लेकर अब तक हमारे पास पड़ा हुआ, अगर जिस साल में वो खुला है उस साल से लेकर आज रात तक का डेटा हमारे पास आ जाए, तो वो क्या होगा, पॉपुलेशन होगा हमारे पास। लेकिन वो हमें सिर्फ पिछले महीने का डेटा देके हमसे कहते हैं कि भाई इन्फर करो, लेट्स से। तो हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो तो पॉपुलेशन के बारे में ही करेंगे। वो तो हम यही बताएंगे कि अगले महीने ये होने वाला है तुम लोगों के साथ, अगले महीने तुम लोगों के पास इतने लोग आने वाले हैं, यहाँ से लोग आने वाले हैं। वो फिर भी प्रिडिक्शन पॉपुलेशन के ऊपर ही होगी। बट आपने ये जरूर देखना है कि आपके पास डेटा क्या सैंपल है या पॉपुलेशन क्या है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, टाइटैनिक का डेटा सेट सैंपल है कि पॉपुलेशन है? सिंपल है। डेटा सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई सही से। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि वो सैंपल है? हाथ खड़े करो। मेरे ख्याल से मिक्सचर है। और हाथ खड़ा खड़े करने किया मैं, जब मैं हाथ खड़े करने को मेरे बोलना ख्याल तो से हाथ, सैंपल है, क्योंकि यार हम हाथ जब खड़े इसमें करने हैं भाई, हाथ खड़ा करना है। सैंपल है, हाथ खड़ा करो, बात खत्म।
राजिया ने कहा सैंपल है, ठीक है। राजिया ने कहा कि सैंपल है, पॉपुलेशन है। अब वो वाले हाथ खड़ा करें। राजिया, पॉपुलेशन भी है, हाथ खड़ा ही किया हुआ है, या फिर मैं दोनों में समझू? अच्छा ठीक है। मैमूना ने कहा है कि पॉपुलेशन है। दानिया आपको क्या है कि बीच इन बिटवीन है? दानिया, व्हाट्स द पॉइंट? आई गेस सैंपल, सैंपल। तो सैंपल पे हाथ खड़ा करना था ना। चलो, दो सैंपल वाले हो गए, एक पॉपुलेशन वाला हो गया। अब मैंने रीजन पूछने है कि रीजन क्या है, पहले पॉपुलेशन वाले से पूछ लेता हूँ। हाँ जी मैमूना, वाई पॉपुलेशन? इसमें प्रिडिक्शन तो कोई नहीं थी, लेकिन पॉपुलेशन इस लिहाज से कि उसमें पैसेंजर्स वगैरह उसकी हम बात कर रहे थे उनके। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि सैंपल और पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा हिला हुआ है। ठीक है। ओके दानिया, व्हाट अबाउट यू? व्हाई दिस इज अ सैंपल? टाइटैनिक का डेटा सेट हमने जो सी बोन से उठाया था, या वैसे हमें टाइटैनिक का डेटा सेट कहीं से भी मिल जाएगा कि वो पड़ा हुआ है, वो सैंपल कैसे है? इट्स सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। सैंपल कैसे है? मुझे इसकी एग्जैक्टली नहीं पता है क्या, मैंने चलो ठीक है, कोई एक बात वैसे नहीं। ही गेस किया। राजिया, हाँ जी, यू वर रियली कॉन्फिडेंट कि ये सैंपल है। हाउ इज दैट? क्योंकि वो कुछ लोगों का टाइटैनिक के उन्होंने सब सारा इंफॉर्मेशन दी हुई थी, इसलिए। टाइटैनिक में कितने लोग थे टोटल, ये पता किसी को? नहीं। हाँ, नहीं। वो सारे वो सारे 200। वो सारे लोगों का डेटा ही है पांडास के अंदर, सी बॉन के अंदर। तो जब सारे, अच्छा, पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है, पहले इस पर समझ लेते हैं, फिर दोबारा सवाल की तरफ आते हैं। पूरी दुनिया में जितनी आबादी है वो पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान में जितनी आबादी है वो सैंपल है। मैंने पता नहीं एक तस्वीर बनाई है कि नहीं बनाई है, लेट मी सी। हाँ, बनाई हुई है। मैथ वाले इसको समझना चाहें कि ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर का सेट है, और बीच में हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की। पॉपुलेशन की जब हमने पूरी चीज की बात करनी है, हमने बात करनी है कि यार पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बच्चे गिनो कि कितने बच्चे इसमें पढ़ता है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं, वो सैंपल है। जब हमने टोटल बात करनी है सवाल को देखकर, जो टोटल पॉसिबल उसका डेटा साइज हो सकता है वो पॉपुलेशन है। जो हमने उठा लिया है छोटा सा उसके अंदर सबसेट, वो सैंपल है। अब चलते हैं टाइटैनिक के ऊपर। टाइटैनिक का डेटा सेट, टाइटैनिक के अंदर जितने भी लोग थे, टाइटैनिक रोजाना तो नहीं ना बनती, एक ही दफा बननी थी, बन गई, खत्म हो गई। उसमें जो लोग थे वो एक ही दफा गए थे, वो रोजाना जा नहीं सकते। तो जो भी उसके अंदर गए, उसका डेटा सेट था, वो असल में पॉपुलेशन है। अनलेस और अनटिल हम ये कहें कि फर्स्ट क्लास वाले लोगों का जिक्र करो जो टाइटैनिक में गए थे, तो वो सैंपल होगा। यहाँ पर किसी को मुझसे कोई एतराज है तो वो पूछ सकता है, बोल सकता है कि भाई टाइटैनिक डेटा सेट में ये मसला है, ये तो हो नहीं सकता। या पॉपुलेशन और सैंपल में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले अभी। सब क्लियर है? चलो एग्जांपल दो फिर सारे। राजिया से शुरू करते हैं। राजिया, कोई पॉपुलेशन और सैंपल की एग्जांपल देनी है हमें। पॉपुलेशन अगर हम लें तो नेशनल क्रिकेट टीम है, वो उसके प्लेयर्स पॉपुलेशन है, और उसमें जो बैट्समैन है वो सैंपल। क्रिकेट टीम में सारा हमने जो पीछे एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं, वो कोच भी सारे लिया ना, राइट? जी। या गुड। हाँ जी, दानिया।
यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो पॉपुलेशन है, एंड उसके अंदर से जो मैथमेटिक डिपार्टमेंट है वो सैंपल है। या गुड मैमूना। रब्बा को अगर कंसिडर करें तो ये पॉपुलेशन है, और उसमें से एक मोहल्ला मस्ट जैसे हैव दाद नसर या टू। कुछ भी ले लें वो सैंपल है। ओके ऑलराइट, चलो सबको समझ में आ गया कि उसने सैंपल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है। दैट्स रियली गुड, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक स्टेटिस्टिक्स की समझ नहीं आएगी। और बहुत रेयर होता है कि हम पॉपुलेशन को उठाकर काम करें, ज्यादातर हम सैंपल को ही उठाकर काम कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल की अगर बात करूं, तो डिस्क्रिप्टिव जो है वो डेटा को डिस्क्राइब करना है ऑब्वियसली, लेकिन जो इन्फ्रेंशियल चीज है, सैंपल से जो चीज हमें दिख रही है उसको उठाकर पॉपुलेशन पर इंप्लीमेंट कर देना, यानी कि मैप कर देना, वो पॉपुलेशन है। सैंपल से उठाकर पॉपुलेशन में मैप कर देना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई कह दे कि यार मेरी दुकान आज बहुत चली है, मेरी जो बिरयानी की प्लेटें हैं वो आज बहुत ज्यादा बिक गई हैं, और आज जुम्मे का दिन है, तो वो ये कहे कि भाई अब तुम्हारी हर जुम्मे को दुकान बहुत चलेगी। तो उसने क्या कर दिया, सारी की सारी पॉपुलेशन के ऊपर इस छोटे से डेटा से इंफ्रेंस निकाल के वहां पे मैप कर दिया। हम रिसर्च में यही यही तो करते हैं, हमने एक सैंपल लेते हैं और उसको सारा का सारा डेटा पे मैप कर देता है। जैसे कि कोई एक मार्स पर उनको लगा कि यार पानी है, ठीक है, मार्स पर पानी है, तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी और प्लेनेट की होंगी तो उसके ऊपर भी पानी होगा। पॉपुलेशन के ऊपर हमने इन्फर कर दिया। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर था। और सबको नोटेशंस पता है कि पॉपुलेशन को कैपिटल एन से शो करते हैं और सैंपल को स्मॉल एन से शो करते हैं, और जो हमारे पास समेशन होता है उसको सिग्मा से शो करते हैं। ये सारे नोटेशन सबको पता है या इस पर भी टाइम लगाने की जरूरत है? ओके मेमून और दानिया, आपको नहीं इल्म इन चीजों का? ये अगर कैपिटल एन और स्मॉल एन से बस वो पता चल गया, लेकिन इसके अलावा अगर इसका कुछ है तो उसके बारे में नहीं पता। सुमेशन फिजिक्स, जैसे ये फिजिक्स सुमेशन। में मैथमेटिकल सारे यूज होते तो हैं। नोटेशन सिग्मा हो गया, कैपिटल एन हो गया, स्मॉल एन हो गया, एक्स बार हो गया, चले। पी हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो तो पता है। ओके देन यू नो ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑलराइट, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर तीन बेसिक सब डिवीजन हो जाती हैं। एक होती है सेंट्रल टेंडेंसी की, एक होती है डिस्पर्शन की, एक होती है शेप की। तो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो आपने कहा था कि एवरेज का जिक्र हम कर लेते हैं। एवरेज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एवरेज आ जाती है। अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, फिर मीडियन है, फिर मोड है, और भी बहुत सारी चीजों से हम सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मुराद है कि किसी भी डेटा का वो वाला पॉइंट जो उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। जस्ट लाइक जो हम क्लास में सी आर का कॉन्सेप्ट हमने रखा होता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा बंदा हो जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। उसी तरीके से मीन, मीडियन, मोड या जो भी आगे आपका आ रहा है एवरेज का हिसाब किताब, वो असल में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं कि वो सेंटर में होता है और डेटा का सबका रुझान उसकी तरफ है क्योंकि वो सेंटर में है, बाकी सारा डेटा उसके इर्द गिर्द है। फिर आता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन से मुराद है कि कितना डेटा स्प्रेड हुआ हुआ है। जब हम डेटा की स्प्रेड की बात करते हैं तो हम रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल और बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर जिक्र करते हैं। शेप की बात कर लेते हैं, तो शेप असल में जुड़ी इन दोनों से होती है, बट शेप जो है वो बिल्कुल पूरी बेल शेप है, बेल कर्व है, गॉसियन कर्व है, या फिर उसकी टेल्स थोड़ी सी उठी हुई हैं, वो सही से पहाड़ी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, बेल कर्व सही से बनी है,
उसकी जो दोनों एंड हैं, जो टेल्स हैं, वो जुड़ी हुई हैं आपकी एक्स एक्सिस के साथ, या वो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई हैं, वो सारी चीजें शेप में आती हैं। वो किसको बता रही होती हैं? आपकी असल में डिस्ट्रीब्यूशन को बता रही होती है कि डेटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मीन का क्या फॉर्मूला होता है दानिया? दानिया, किसी भी मीन का चीज फॉर्मूला। का सॉरी, हाँ जी बोलो। दानिया को मेरी आवाज आ रही है? आह, ये जो मसला है ना, एनीवेज, आई एम नॉट गोइंग एवरेज टू वेस्ट। होता है सिंपल। एवरेज कैसे लेता है? हम ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के, उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर दिया। ये मीन हो गया। मीडियम हमारे पास मिडल वाला होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो भी डाटा है उसको अरेंज करते हैं, और फिर उसके बाद राइट साइड वाली लेफ्ट वाली वैल्यूज निकाल के जो दरम्यान में रह जाती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। मोड रहेगा वो बता दो। मॉड मॉड में सिंपल ये करते थे कि पता नहीं, मॉड मुझे वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला याद आ रहा है। मॉड या होती फिर है हम जो, इस तरह से करते हैं जो ज्यादातर रिपीट होती है वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डाटा सेट है हमारे पास, या फिर कुछ एग्जांपल है आपके पास जो मोस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो मेरे ख्याल से। यस एग्जैक्टली। ये फॉर्मूला मुझे इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है। एक्स बार इज रिप्रेजेंटिंग मीन, और समेशन एक्स बता रहा है कि हमें सारी वैल्यूज को जमा करना है डिवाइडेड बाय एन, यानी कि छोटा एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सैंपल है 3 7 8 1 5 9, इनको जमा करके हमने मीन निकालना। तो मीडियन अभी मैमूना ने कहा कि हमने उसको अरेंज करना होता है। अगर हम अरेंज ना करें तो क्या मसला है? हम क्यों नहीं मीडियन फाइंड कर सकते अरेंज ना किए बगैर? मीडियन निकल आएगा। अगर नहीं तो क्यों नहीं? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि मीडियन रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेंटर को। अगर डेटा बिखरा हुआ है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सेंटर में कौन है, जब तक कि हम शुरू से शुरू नहीं करेंगे और एंड पे नहीं जाएंगे। इसीलिए हम डेटा को तरतीब में लिखते हैं और फिर देखते हैं कि सेंटर क्या है। यहाँ पे तकरीबन 5 सेंटर बन रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 ये वाला सेंटर है। और हमें ये 5 बता रहे हैं कि 50% डेटा इसके लेफ्ट साइड पर है और 50% इसके राइट साइड पर डेटा है। इसलिए मीडियन को दरमियान से स्लाइस डाउन करते हैं और उससे पहले हम उसको तरतीब में लिखते हैं। और जो मोड है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है डेफिनेटली। और एक चीज ये भी है कि जो मीन और मीडियन है वो अरिथमेटिकली यूज होता है, लेकिन मोड जो है वो कैटेगोरिकल के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है मोस्टली। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठ सकता है कि भाई आपने एवरेज ही निकालना है तो एक तरीका क्यों नहीं है आपके पास? आप मीन भी देख रहे हो, आप मीडियन भी देख रहे हो, आप मोड भी देख रहे हो। उसका सवाल का जवाब ये है कि जब आपने सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल पॉइंट फाइंड करना है और आपके पास डेटा के अंदर आउटलायर्स मौजूद नहीं है, तो आप मीन लेते हो एवरेज फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर डेटा के अंदर आउटलायर्स आ गए हैं तो एवरेज मीन जो है वो आपको गलत आंसर देने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक स्कोर है और किसी का 99 स्कोर आ गया तो वो आउटलायर हुआ। लेकिन एवरेज ने 99 को तो कैलकुलेट करना ही है। बट इफ यू हैव आउटलायर्स तो मीडियन इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो आपको तरतीब में जाकर फिर बताएगा। अगर यहाँ पे 99 होता आगे तो फिर भी 5 और 7 का जमा और 2 6 हमारे पास आंसर निकल आता। 6 हमारे पास इसका आंसर होता है मीडियन का। और जो मोड है वो हमारे पास क्यों है, उसकी एक बेसिक वजह ये है कि हमें ये पता चलता है कि
डेटा तो कैटेगोरिकल भी हो सकता है, हमेशा जरूरी तो नहीं कि डेटा न्यूमेरिकल हो। उसमें हम फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहते हैं तो हमारे लिए मोड इज अ यूजफुल थिंग। डिस्पर्शन की बात हम कर रहे होते हैं। अच्छा, डिस्पर्शन पे जाने से पहले लेट मी शो यू के ये वाले काम आपने VS कोड में किए हुए हैं, बट एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। ये स्लाइड्स कैनवा पे बनाई हुई हैं। यप। क्यों, आपको सही से दिख नहीं रही थी, क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ, मैं भी बनाती रही हूँ ना, तो ऐसे ही क्यों होती है? मीन लेने से पहले ऑब्वियसली हमें डेटा चाहिए। सो लेट्स इंपोर्ट तो मीन हमने सिंपल हम इस तरह ले सकते हैं, और अगर हमें मीडियन लेना तो इसको बस हमने इसकी सामने मीडियन लिख देना है। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैंने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की, पांडा से इंपोर्ट नहीं किया, ना मैंने नमपाई किया, सिर्फ डेटा उठाने के लिए सीबोर्न को लिए। बाय डिफॉल्ट मीन का फंक्शन हमारे पास है और मीडियन का फंक्शन हमारे पास है। अगर मोड लेना है तो मोड हम ले लेते हैं डे का। हमें ये मिल जाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फंक्शंस है। लेकिन ये तो हो गया कि इंडिविजुअली आपको कोई चाहिए तो आप ले सकते हो, बट अगर आपने सारा स्टेटिस्टिक एक दफा चेक करना है तो वो भी हम देख चुके हैं कि हमने डिस्क्राइब की कमांड से सारा का सारा जो स्टेटिस्टिक है वो हम चेक कर सकते हैं। उसके अंदर हमें एक मीन मिल जाता है, ये 50% है, ये मीडियन है। लेकिन क्योंकि मोड इसके अंदर तब आता है जब हम इंक्लूड ऑल कर रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमारे पास होती हैं। सो बैक टू द स्लाइड्स। अब डिस्पर्शन में आपको पता है कि कौन कौन चीजें आती हैं, जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू कर लेते हैं। और आपको ये काम होगा कि जो हमने डिस्पर्शन में चीजें पढ़नी है वो आपने पाइथन में करनी है खुद से। ये देख लेना है कि उसका ऑलरेडी कोई फंक्शन डिफाइंड है या क्या चीज है। एक आता है हमारे पास रेंज। रेंज ऑब्वियसली सबको पता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं तो हमारे पास रेंज आ जाता है। और ये हमारा डिस्पर्शन होता है कि डेटा का शुरू वाला पॉइंट कहाँ पर है और आखिर वाला पॉइंट कहाँ पर है। फिर हमारे पास आ जाता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका ये मतलब है कि डेटा किस तरह डिविएट कर रहा है एवरेज से।
जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रहे होते हैं वेरिएंस की, तो हम ये वाली बात कर रहे होते हैं कि एक एवरेज लाइन है, उसके दाईं और बाईं तरफ जो डेटा है वो किस तरह स्प्रेड हुआ हुआ है, तब हम स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस की बात करते हैं। और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, आप सबने देखा होगा ये फॉर्मूला। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ज्यादातर स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल होता है, वेरिएंस से इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता आम लफ्जों की सूरत में, उसकी क्या वजह है? जल्दी जल्दी बताना। अब कोई नहीं बोला तो इसका मतलब है कि शायद आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वेरिएंस जो है वो स्क्वायर के साथ होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो स्क्वायर रूट के साथ होता है। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसकी बजाय ब्रॉडली अगर देखा जाए तो वेरिएंस हमें स्क्वायर के साथ आंसर देता है। जैसा अगर मैंने ये देखना है कि कीमत कितनी है फोन की, कितनी ये आईफोन की कीमत एंड्रॉयड की कीमतों से कितनी डिविएट करती है, तो वो मुझे आंसर स्क्वायर में देगा, जो कि आमतौर पे हम उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इंटरप्रेट करने के लिए हम स्क्वायर रूट को खत्म, जो स्क्वायर है उसको खत्म करते हैं, और वो स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू होता है, फिर हमें समझ में आता है कि हाँ उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। इसलिए वो मशहूर है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। और लो स्टैंडर्ड डिविएशन और हाई स्टैंडर्ड डिविएशन, जब एक कोई स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल टोटल बिल की हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगी अनलेस और अनटिल हम उसको किसी के साथ कंपेयर करें कि एक स्टैंडर्ड डिविएशन है जो कि लो है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन है जो कि हाई है। जो ब्लू वाली है उसकी डिस्पर्शन उसका कम है, इसलिए वो लो स्टैंडर्ड डिविएशन है। यानी कि एवरेज से, एवरेज ये उसके गिर्द फैलाव ब्लू वाले का कम है, ऑरेंज वाली का फैलाव ब्लू एवरेज से ज्यादा है। तो जब किसी चीज का फैलाव एवरेज से दूर दूर तक होगा तो उसकी डेविएशन ज्यादा है, यानी कि वो डिविएट ज्यादा कर रहा है। और डिविएट ज्यादा क्यों करता है? क्योंकि कुछ वैल्यूज बहुत छोटी है, कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा है, उस सूरत में डिविएशन ज्यादा होती है। लेकिन अगर वैल्यूज एक सर्टेन रेंज तक हैं, आउटलायर्स नहीं है, तो हमारे पास डिविएशन कम होती है। और स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन जो है ना वो हमेशा साथ ही में आते हैं। मीन का कोई अलहदा से मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन कोई अलहदा से मतलब नहीं है। जब हमने किसी चीज को बताना है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, तो हम 50% स्टैंडर्ड डिविएशन का सहारा लेते हैं और 50% मीन का सहारा लेते हैं। कल आप लोगों का काम ये है कि एक तो आपने डिस्पर्शन वाली जो चीजें हैं उसको पाइथन में रन करके खुद से देखना है, और क्वार्टाइल में और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों ने मुझे बताना है। आज की क्लास इतनी है, और अगर आपको कुछ आज की क्लास में समझ नहीं आता तभी आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज इट्स डन फॉर नाउ। कोई किसी का सवाल है? ओके नहीं। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं, और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो आप लोग, इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज।